नमस्कार। मैं हूं प्रतिभा और मैं हूं शादमा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं आपके हर दिन अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। अ वेरी कूल एंड रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। और हमारे चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान की शुरुआत हो गई है और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुक़द्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हाँ, कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन की किताब में कुछ पन्ने अगर हमारी असफलता को दर्शाते हैं तो हमारा जज्बा और हमारा हौसला ही वो ऐसी ताकत है जिससे कि उस किताब में सफलता की कहानी भी लिखी जाती है ना शादमा? क्या खूब कहा है प्रतिभा तुमने। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर पसीने की स्याही से मुराद है कठिन परिश्रम करना। जी हाँ, जीवन में जैसे भी हालात हो हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करके उन हालातों से निकलना चाहिए। और कहा भी जाता है ना कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो यदि आप अपना इतिहास बदलना चाहते हैं, अपना जीवन बदलना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो कठिन परिश्रम से बिल्कुल भी गुरेज ना करें। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमें अपने जीवन में सम्मिलित करनी चाहिए, वो होते हैं हमारे अच्छे अच्छे विचार। अपने माइंड को हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखें दर्शकों। और इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों के जो कथन होते हैं, जो विचार होते हैं, उन्हें शामिल करें। तो देर किस बात की, हम है ना बिहार बिहान के माध्यम से हर रोज़ हमारी यही चाहत होती है कि हम आपको पॉजिटिविटी से दो चार करवाएं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको दिखाती हूँ हमारा पहला सेगमेंट, जिसमें हम रूबरू होते हैं आज के सुविचार से। प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। हर रोज अपनी कमजोरियों की स्वीकारोक्ति है। प्रार्थना में बिना वचनों के मन को लगाना वचन होते हुए मन ना लगाने से बेहतर है। आप अपने जॉब से प्यार करो, लेकिन कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। और अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम अपने दर्शकों को रूबरू करवाते हैं हमारे आज के खासम खास मेहमान से। तो क्या कहती हो प्रतिभा? बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने शादमा। और अब वो पड़ाव आ गया है दर्शकों, जब हम अपने ख़ास अतिथि से आपको उनका सरोकार करवाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं अपने आज के ख़ास मेहमान से। इसके पहले कि मैं आज के कार्यक्रम में जो हमारे ख़ास अतिथि मौजूद हैं उनके विषय में आपको मैं बताऊँ, उनका जिक्र करूँ, उनका नाम लूँ, उससे पहले कुछ बातें हैं जो आप सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ। बात करना चाहूँगी आज मैं डेयरी उद्योग की। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसका दिल गांव में बसता है, तो अगर हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कहीं ना कहीं डेयरी उद्योग का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम बात करें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की, तो वो भी इससे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि डेयरी उद्योग में भारत का सर्वोच्च स्थान है विश्व में, और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है वो अव्वल दर्जे पर है। जो रैंकिंग हम कहते हैं, जिसे हम रैंकिंग की संज्ञा देते हैं कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन किसी देश में होता है, तो वो है हमारा भारतवर्ष। तो डेयरी उद्योग किस तरीके से बेहतर है, क्यों, किस तरीके से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में क्या बदलाव लेकर आया है, और किस तरीके से ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इन तमाम बातों पर हम विविधता से और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे बीच मौजूद हैं श्री संजय कुमार जी। आप चेयरमैन हैं सुधा डेयरी के। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। प्रतिभा, जैसा तुमने कहा कि बहुत बड़ा ये क्षेत्र है और बहुत कुछ है जानने के लिए आपसे, लेकिन बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है। लेकिन फ़िलहाल जो बातें हैं वो आपसे ये करना चाहूँगी कि आपका जुड़ाव डेयरी के क्षेत्र से कैसे हुआ? वैसे तो यह व्यवसाय जो है हम लोगों का परंपरागत व्यवसाय है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, तो हम लोग का पशुपालन साथ में एक व्यवसाय रहता ही है। लेकिन जब से ये संस्था 1981 में शुरू हुआ, तो हमारे पिताजी उस समय से ही संस्था से जुड़े रहे हैं। फिर आगे चल के 1993 से 96 तक वो इसके चेयरमैन रहे। फिर 2006 से लेके जीवन पर्यंत इस संस्था के चेयरमैन रहे, और मुझे उनके सानिध्य में बहुत समय रहने का मौका मिला, या ज़्यादा यूँ कहे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनके साथ समय बिताया है।
तो उनसे प्रेरणा लेके ही कहीं ना कहीं हमें इस संस्था से जुड़ने का ये मिला। जी बिल्कुल। यानी कि आपने शुरुआत से बचपन से कहीं ना जी। कहीं उस उद्योग से आप जुड़े रहे हैं, क्योंकि आपके पिता भी इस व्यवसाय में जी। थे, और एक बदलाव भी आपने देखा होगा, जी। क्योंकि एक ज़माना आपने देखा है अपने पिता के समय से लेकर और आज के समय तक, उस परिवर्तन की हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपसे मैं ये जानना चाहूँगी संजय जी कि श्वेत क्रांति की बात होती है, जब दुग्ध उत्पादन की बात होती है तो श्वेत क्रांति को हम भूल नहीं सकते, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। कितना ज़्यादा असर इसका सकारात्मक दृष्टिकोण से बिहार में देखने के लिए मिला, ये आपसे जानना चाहूँगी। बिहार में जहाँ तक श्वेत क्रांति की बात है और वर्गीज कुरियन साहब की बात है, तो बिहार में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है जी। क्योंकि जब इसका गठन 1981 में हुआ था, जो पटना डेयरी प्रोजेक्ट जिसको हम लोग अभी वैशाल पाटलिपुत्रा दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नाम से जानते हैं, तो एनडीडीबी के टीम के द्वारा हुआ था और 1981 से 1987 तक एनडीडीबी के द्वारा ही इसको संचालित किया गया और इस संस्था के प्रथम चेयरमैन यानी संस्थापक चेयरमैन स्वर्गीय वर्गीज कुरियन साहब ही रहे। उस दौरान जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी तो 400 लीटर से मात्र यह संस्था का शुरुआत किया गया था। आज 4 से 5 लाख लीटर दूध संघ को आ रहा है जी। तो ये उनका योगदान तो बिहार कभी भूलेगा नहीं, यही कहना चाहेंगे उनके। जी बिल्कुल। अगर एज अ चेयरमैन की बात की जाए तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि दूध की खपत तो मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा है और प्रतिभा कुछ ही दिनों में फेस्टिवल्स जो हैं वो भी हमारे सामने आने वाले हैं। होली है, उसके बाद रमज़ान है, फिर ईद है, तो नॉर्मल डेज में तो जो है डिमांड वो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर फेस्टिवल टाइम की बात की जाए तो उस वक्त काफ़ी डिमांड्स हो जाते हैं और सुधा डेयरी एक जाना पहचाना नाम है, तो हमारे सेलिब्रेशंस को एक अलग रंग देने में, एक अलग टेस्ट देने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं और गुणवत्ता का खास ख्याल किस प्रकार रखते हैं? वैसे डेयरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ तो चुनौतियाँ डे टू डे है, एनी टाइम चुनौती से ही गुजरना पड़ता है सेक्टर को, क्योंकि कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ ये सामान होता है। लाखों किसान के द्वारा ये इसको सप्लाई किया जाता है, तो गुणवत्ता तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। और रह गई बात फेस्टिवल की, तो सबसे ज़्यादा दूध का जो सप्लाई जिस फेस्टिवल में होता है वह मकर संक्रांति है जी। और मकर संक्रांति में प्रत्येक वर्ष हम लोग अपने ही बनाए रिकॉर्ड को हमेशा तोड़ते रहे। क्या बात। अभी पिछले मकर संक्रांति में हमने 35 लाख लीटर दूध पटना वासियों को दिया है। तो चुनौतियाँ आती हैं, उसकी व्यवस्थाएं भी की जाती है। हम लोग जब दूध हम लोग के पास थोड़ा कमता है तो अदर स्टेट से हम लोग सहयोग लेते हैं। जब हम लोग के पास दूध बढ़ता है तो हम अलग अदर स्टेट में सप्लाई भी करते हैं। तो जब भी इस तरह की बातें आती है, रमज़ान हो या कोई अन्य पर्व हो, तो उससे पहले ही हम उसकी व्यवस्था कर लेते हैं ताकि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको परेशानी न हो। और रह गई बात गुणवत्ता का, तो गुणवत्ता से कभी हम लोगों ने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। गुणवत्ता के जो भी मानक भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है, सारे मानक का सर्टिफिकेट हम लोगों ने लिया है और सारे मानक पर हम लोग खरा उतरते भी हैं, क्योंकि ये ऐसा एक पदार्थ है जो बच्चा, बीमार, बूढ़ा सभी तक जाता है। बिल्कुल। तो इसके साथ हम लोग किसी भी स्तर पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम दूध संग्रहण करते हैं तो वहाँ पर भी गुणवत्ता का हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। आज किसानों को वर्षों से हम लोग प्रशिक्षित करते आ रहे हैं और हमारे किसान इतने प्रशिक्षित हो चुके हैं जो वो भी गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। तो पटना शहर हो या अन्य लोकल मार्केट में भी हम लोगों का दूध जाता है, तो गुणवत्ता पर कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते। और कह सकते हैं ना प्रतिभा की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि जैसा कि आपने कहा कि बच्चे, बूढ़े सभी इस दूध का उपयोग करते हैं, तो गुणवत्ता से जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि दूध की बात करें तो
सुबह की शुरुआत अमूमन भारतीय घरों में दूध के बगैर नहीं होती है, क्योंकि चाय की प्याली, जैसा कि दर्शक भी हमारे इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं हाथों में चाय की प्याली लिए, तो न जाने कितने ही किचन का हिस्सा है जो आपके डेयरी प्रोजेक्ट से हुआ जो दूध है। आपसे जानना चाहूँगी संजय जी, डेयरी प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होता है और वहाँ से जो भी डेयरी उत्पाद होते हैं वो लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, और जैसा कि आपने कहा कि गुणवत्ता में आप कभी कोई भी जो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो नहीं करते हैं। उद्देश्यों के बारे में, अगर उद्देश्यों के विषय में जानना चाहूँगी कि डेयरी प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य होता है एक, तो उसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो संघ जो होता है, जो डेयरियाँ हैं अपने बिहार में या कहीं पर भी जो कोऑपरेटिव डेयरियाँ हैं, तो हम लोग का मुख्य जो कार्य है वो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कड़ी का काम करना। उत्पादक के दूध को लेना उनसे और उपभोक्ता तक उसको पहुंचाना, उसका बीच का जो भी प्रक्रिया है वो हमको करना है जी। दूसरे तरफ इसके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होता है, ताकि गाँवों से लोग बाहर न जाएं। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने लोग अदर स्टेट से पैदल ही अपने घर को चल दिए। इसमें हमको लगता है 60% लोग बिहार के ही रहे होंगे। तो गांव स्तर पर ही अगर हम रोजगार उपलब्ध करावें तो शायद उनको बाहर जाके काम करने की नौबत नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग का उद्देश्य होता है जो वो गांव स्तर पर हम रोजगार उपलब्ध करावें। उसके लिए हम गांव स्तर पर जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं इससे जुड़ी हुई, उसकी व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। क्या उपभोक्ता को शुद्ध दूध, गुणवत्तापूर्ण दूध कैसे प्राप्त हो, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये कहें जो कहीं ना कहीं गांव से शहर को जो जोड़ना है वो बीच के कड़ी हम लोग हैं, क्या बात संघ है। बिल्कुल, तो ये हमारा काम होता है। यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे है कि चूंकि रोजगार की बात की आपने, तो यहाँ पर मैं महिलाओं की बात ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो डेयरी उद्योग जो है वो महिलाओं को किस प्रकार सशक्त करता है और एक डेयरी उद्योग में महिला की कितनी अहम भूमिका है, ये आपसे जानना चाहूँगी। मुख्य रूप से जो डेयरी उद्योग है ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित होता है। क्या बात है। इसमें उनकी भूमिका तो 80% भूमिका उन्हीं की है, क्योंकि जब गांव में पशुपालन होता है तो उसके पशु के रख रखाव, खिलाने की लगभग जवाबदेही महिलाओं के द्वारा ही निर्वहन किया जाता है, क्योंकि पुरुष तो कृषि कार्य में व्यस्त होते हैं जी। और महिला दो काम नहीं करती हैं, करती थी, अब तो करती हैं। एक था जो खुद से दूध पशु से निकालना, दूसरा समिति तक दूध को ले जाना। लेकिन अब महिलाएं ये भी अपने यहाँ करने लगी हैं। अदर के राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पर महिलाएं काफ़ी आगे हैं और इसीलिए वो ये व्यवसाय दूसरे राज्य जैसे गुजरात वगैरह में ज़्यादा डेवलप हुआ है। उनके अपेक्षा हम लोग के यहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है, लेकिन हम लोग काफ़ी तरक्की में हैं। तो ये जो पशुपालन का मुख्य काम तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के यहाँ 1989 से ही महिला सोसाइटी बनाए जाने लगे। आज खुद हमारे संघ में करीब 750 से ऊपर महिला सोसाइटी है जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा ही संचालित होते हैं। उसके सारे कार्यकारिणी के सदस्य महिला होते हैं, सारे सदस्य महिला होते हैं। महिला सेक्रेटरी के द्वारा संचालित वो संस्था होती है, उस समिति के अध्यक्ष भी महिलाएं होती हैं। यानी पूरा कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ खुद महिला ही दूध लेके जाती हैं, भुगतान भी महिला ही लेने जाती है। तो महिला का तो बहुत बड़ा योगदान है इस व्यवसाय में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर इस व्यवसाय को अपनाएंगी उतना अधिक दूध का उत्पादन बढ़ेगा और अपना जो राज्य है उतना संपन्न होगा। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अगर हम ये इस बात को कहें कि सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए एक सकारात्मक बदलाव है डेयरी उद्योग में, उनका जो भविष्य है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो कहना बेमानी नहीं होगा। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगी कि डेयरी प्रोजेक्ट है, डेयरी उद्योग में सरकार का कितना ज़्यादा सहयोग ज़रूरी होता है, अपेक्षित होता है, आपसे जानना चाहूँगी इस विषय में। सरकार का सहयोग तो आवश्यक है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं यह
ग्रामीण क्षेत्र में वो रोजगार का की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात है, तो सरकार का सहयोग तो आवश्यक है ही। और मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अभी हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनका व्यक्तिगत पूरा का पूरा नज़र हम लोगों पर रहता है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट रखते हैं सुधार के प्रति। और शायद हम लोग को किसी भी तरह की कमियां होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। वर्तमान समय में अभी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। हम अभी विगत वर्षों में करीब 250 करोड़ रुपया का बिहार में प्लांट लगाने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया है। इसमें करीब 32 से 35 करोड़ रुपया तो हम लोग के संघ को दिया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें देसी नस्ल को बढ़ावा देने का ये बात है। दूसरी तरफ सेक्स सीमेन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है सब्सिडी दर पर, जिसमें जो खास के किसान जब बाछा होता है तो थोड़ा परेशानी महसूस करता है, तो 95% उससे बछियाँ ही निकलती हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा अन्य और भी बहुत सारी योजनाओं को दिया जाता है। जैसे 7 निश्चय 2 में सरकार के द्वारा बहुत सारा योजना दिया गया है। अभी तो वर्तमान में पशुशाला बन रहा है, समिति भवन बनाने की बात होती है, जहाँ पर समिति हम लोग का संचालित होता है, वहाँ सरकार के द्वारा ही भवन बनाया जाता है। तो बहुत सारा योजना है सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर काम जांच हो मशीन है, भी बिल्कुल। हर समिति को जांच मशीन दिया जाता है, ताकि वहाँ से किसान का गुणवत्ता, दूध के गुणवत्ता का जांच समिति स्तर पर ही हो जाए, उनको सही अच्छा से भुगतान मिले, मतलब उचित कीमत मिले उनको। जी बिल्कुल। अब प्रतिभा, हम बार बार बातें कर रहे हैं और डेयरी उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मेरा सवाल होगा कि ये जो गुणवत्ता है उसके क्या कुछ मानक हैं? क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक भी हैं ना कि चाय की प्याली तक तो ठीक है दूध डेयरी का, लेकिन जब बच्चों को दूध पिलाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका जहन भटकता है और वो सोचते हैं कि शायद अभी पैकेट वाले दूध से थोड़ा बचा जाए। तो क्या कुछ गुणवत्ता का मानक है डेयरी उद्योग के दूध के लिए? अगर और भी अन्य प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो गुणवत्ता के क्या कुछ मानक हैं? हम दूध की गुणवत्ता से आते हैं, उसी में प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी सम्मिलित है। क्योंकि जब हम लोग समिति स्तर पर दूध का संग्रहण करते हैं तो वहाँ पर किसान को तो ऑलरेडी हम लोग प्रशिक्षित कर चुके हैं, जो भाई अच्छा से ये मवेशी साफ़ सुथरा रख के साफ स्थान पर ही दूध दूहने का काम करें। समिति पर जब दूध आता है तो हम लोग एक मिल्क एनालाइजर मशीन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उससे उसकी गुणवत्ता का जांच करते हैं। फिर वहाँ से वो दूध बीएमसी स्तर पर आता है, जो छोटा चिलिंग सेंटर होता है, 8-10 गाँवों के बीच में एक चिलिंग सेंटर होता है। तो दूध का जो लाइफ है वो मात्र 4 घंटे का होता है। अगर गाय या भैंस के थन से निकलने के 4 घंटे के अंदर में अगर दूध को ठंडा नहीं किया गया तो वह दूध खराब हो जाता है। तो करीब हम लोग 2 घंटा में ही उस दूध को ठंडा कर लेते हैं। इतना ही डिस्टेंस में हम बीएमसी लगाते हैं। फिर उस जगह पर एक मिल्को स्क्रीन करके जांच मशीन है, जो दूध के पूरे गुणवत्ता का वो जांच करता है। फिर वो दूध हम लोग के संघ में आता है, जो प्लांट है, प्लांट में आता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो ऐसे भी हमारे पास जो भारत सरकार, मैंने पहले ही बताया, जो भारत सरकार का जो भी मानक हैं, फसाई है, फसाई के अनुरूप हेसअप हैं, क्वालिटी मार्का है, वो सारे हैं। और सारे एजेंसियों के द्वारा बार बार औचक निरीक्षण भी प्लांट का किया जाता रहा है या किया जाता है। तो गुणवत्ता से तो ऐसे हम लोग खुद भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फिर हम लोग के यहाँ एक मशीन मिल्को स्कैनर है। तो मिल्को स्कैनर में वो बहुत कम डेयरियों के पास होता है, वो काफ़ी महंगा मशीन होता है। हालांकि हम लोगों को सरकार के द्वारा ही अनुदान पर वो मशीन प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोग उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो उस मशीन से दूध की गुणवत्ता जांचने के बाद ही उस दूध को हम मार्केट में देते हैं। रह गए प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे जो दूध दूहने के बाद उपभोक्ता ही उसको हाथ से छूते हैं। दूध दूहने के बाद उसका इस तरह का प्रोसेस किया जाता है, इस तरह का प्रक्रिया है कि कहीं पर भी कोई भी अन्य व्यक्ति उस दूध में हाथ नहीं लगा सकता है। वो किसान और किसान के बाद उपभोक्ता।
हम लोग उस स्तर पर भी अब व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो जिनके पास डेयरी फार्म है या थोड़ा 5-10 गायें पालते हैं, उनको दूध दूहने की मशीन दे रहे हैं। कुछ किसानों के पास मशीन भी है, तो वहाँ किसान भी हाथ नहीं लगाएगा, वो मशीन से ही दूध निकलेगा और सीधे वो उपभोक्ता के यहाँ तक जाएगा। तो उपभोक्ता आश्वस्त रहे, जो उनको क्वालिटी से कहीं भी हम लोग कंप्रोमाइज़ करके कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये बात हम कहें कि आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए पोषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रिया होता है दूध। और पशुपालन के विषय में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने आज के ख़ास मेहमान से करेंगे, जैसे कि पशुपालन की प्रक्रिया से समाज का उत्थान किस तरीके से होता है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो चला है एक बहुत छोटे से अंतराल का। दर्शकों, हम फ़ौरन हाजिर होंगे। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बिहान और हमारे ख़ास मेहमान हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं और संजय जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं सुधा डेयरी के। और बातचीत का जो सिलसिला है उस सफ़र को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों से मैं ये जिक्र कर रही थी कि पशुपालन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि समाज पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं उत्थान की ओर जो है आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल सही है। ये पशुपालन और वो भी सहकारिता के माध्यम से देखेंगे कि जिन राज्यों में जितना मजबूत है वो राज्य उतना अधिक सशक्त और तेज़ी से विकास करने वाला राज्य है। तो पशुपालन का समाज पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गाँव में आप देखेंगे तो नगद इनकम का जरिया लोगों के पास बहुत कम होता है। और पशुपालन से जो हमें दूध प्राप्त होता है उसका अगर मार्केट देखें तो उसका तो और छोटा है, क्योंकि वो अगर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पशुपालन कर रहे हैं तो उनका दूध यहाँ तक आएगा कैसे? तो अगर कोऑपरेटिव से जुड़ चुके हैं तो वो 200 किलोमीटर दूर भी अगर वो पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो उनका दूध हम पटना के मार्केट में ला के बेच लेते हैं। और ऐसा करके हम लोगों ने करीब 5 जिला, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र है तो 5 जिला में हमने अपने कार्यक्रम को चलाया है। करीब 5 जिला में 5500 कुछ गांव हैं, जिसमें 4300 गाँव के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं। और जब ये व्यवसाय वो कर रहे हैं तो ऐसा नया जगह एक सारण जिला है जहाँ पर हम लोगों ने 2009-10 में इसकी शुरुआत की थी। तो वहाँ पर विशेष रूप से हम लोगों ने देखा जो पहले लोग कैसे किए होंगे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं 81 में हम लोग वैशाली जिला, पटना जिला में देखा करते थे, वो व्यवस्थाएं 2009-10 में करीब छपरा जिला में हम लोगों ने देखने को हमें मिला। क्योंकि वहाँ जो किसान थे वो अपना दूध लेके, वहाँ के कोई बड़े आदमी हैं उनके यहाँ दूध लेके बैठे हुए हैं, तो ये पशुपालन कर रहे हैं और दूध वो ले रहे थे एक आदमी, मतलब उनका उचित कीमत भी नहीं मिल रहा था। तो अब तो उनको उचित कीमत मिल रहा है। अब इसका जो प्रभाव अगर आप देखेंगे तो नगद आमदनी का एक मुख्य जरिया बन चुका है किसानों के लिए। दूसरा आप देखेंगे जब पहले महाजन प्रथा हुआ करता था, 100-200 रुपया भी अगर कर्ज लेना पड़ता किसी को तो 100-200 रुपया कर्ज लेने में उसको सधाते शायद उनकी उम्र समाप्त हो जाती। अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुद उनका आय है, उनका अपना समिति है। अगर थोड़ा बहुत पैसे का ज़रूरत है तो इसकी पूर्ति उनकी समिति गांव स्तर पर कर देती है। तो इससे भी वो करीब काफ़ी हद तक बचे हैं। आपसी सौहार्द का वातावरण है, क्योंकि कोऑपरेटिव संस्था है, सारे समुदाय, सारे लोग एक साथ बैठ के संस्था के विषय में निर्णय लेते हैं, तो जाहिर है अन्य पॉजिटिव कार्य में भी वो शामिल होते हैं। तो एक तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं हम लोग एक संस्था का पड़ा है। दूसरे तरफ देखें तो शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों आते हैं? क्योंकि शहर में पैसा है, यहाँ रोज़गार है, तो रोज़गार के लिए आते हैं। तो शहर का पैसा चूँकि उनको गांव में ही जा रहा है, क्योंकि उनका रोज़गार गांव में है, उनका जो उत्पाद है वो शहर आता है, तो शहर का पैसा उनके गांव में जा रहा है। तो अगर गांव स्तर पर इस तरह से बड़े पैमाने पर अगर हम रोज़गार के अवसर पैदा कर दें तो पता चले जो न शहर न गाँव दोनों बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। तब शहर के लोग गांव में जाके काम करेंगे, जाते भी हैं। आज जो डेयरी सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं वो शहर में के रहने वाले हैं,
लेकिन अगर उनका ट्रांसफ़र गांव में है तो गांव में जाके काम करते हैं। बिल्कुल। तो समाज में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बहुत जो लोग बच्चे दूसरे लाइन में जा रहे थे, आज वो मुख्यधारा से जुड़ के कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को अपना रहे हैं, तो ये अच्छा प्रभाव पड़ा। कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव का जी एक बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल, उसमें जरिया इनका है एक डेयरी बड़ा उद्योग। योगदान है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए प्रतिभा, तो वहाँ काफ़ी सकारात्मक और एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जिस प्रकार आपने बातें की कि कुछ साल पहले तक वहाँ वो चीज़ें नहीं मौजूद थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे बदलाव आया है, और इसका एक मुख्य कारण डेयरी उद्योग से उनका जुड़ना है। चूँकि आपका जुड़ाव डेयरी उद्योग से काफ़ी पहले से, कह सकते हैं कि बचपन से ही शायद आप इस उद्योग को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव पाते हैं अभी वर्तमान में और पहले के ज़माने में? और एक सवाल और यहाँ पर है मेरा कि क्या कुछ आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसी बात आप हमसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। पहले पूर्व की बात बता देते हैं कि उस समय जब डेयरियाँ नहीं थी तो किसानों का कहीं ना कहीं काफ़ी शोषण होता था बिचौलियों के द्वारा। 1 लीटर दूध के जगह पर उनको 1.25 लीटर दूध का एक लोटा होता था, उस लोटा में उनको दूध बेचना पड़ता था। उसका मूल्य भी उनको सही नहीं मिलता था। यूँ कहे जो उनको इस बिजनेस से कोई लाभ नहीं था। लेकिन क्योंकि कृषक का मुख्य व्यवसाय कृषि अगर हमारा है तो हमको पशुपालन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पशुपालन और कृषि एक दूसरे पर आश्रित है। क्योंकि पशु से जो हमको गोबर प्राप्त होंगे वो हम कृषि में यूज करेंगे, कृषि से जो हमको चारा प्राप्त होगा उसको हम पशु को खिलाएंगे। लेकिन उनको उचित बाज़ार नहीं मिलने के कारण उनका शोषण हो रहा था। लेकिन जब से डेयरियाँ आई तो लीटर में दूध बिकने लगा। फिर अब गुणवत्ता का मानक तय हुआ तो गुणवत्ता से उनके 1 लीटर दूध का मूल्य करीब 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक मिल जाते हैं आज के दिनों में। लेकिन उस समय ऐसा कोई मानक नहीं था। सिर्फ 1 लीटर दूध हमको अगर लेना है तो लीटर में नहीं लेना है, लोटा में लेना है। तो एक तो ये समस्या उनकी थी जिसकी वजह से यह व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन डेयरी सेक्टर आने के बाद लोगों को जब रोज़गार मिला तो स्वतः इस व्यवसाय को बढ़ाएंगे। जब अवसर हमको मार्केटिंग का मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उसको करेंगे। रह गई एक अविश्वसनीय घटना की, तो हम लोग तो चूँकि 12 से 16 घंटा निश्चित रूप से हमेशा फील्ड में ही रहते हैं या अपने वर्क में रहते हैं, तो आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। लेकिन एक घटना हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार मैं एक समिति पर गया, एक किसान से मिलने गया, तो वहाँ वो किसान हरा चारे लाने के लिए कहीं गया हुआ था, अपने खेत पर गया हुआ था। हमने पूछा कि भाई वो कहाँ गए, तो हरा चारा लाने गए हैं, से बैठिए थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम थोड़ी देर तक उनके पास बैठे रहे। तो मैंने देखा क्या कि उनके बुजुर्ग पिताजी जो हैं वो पशुशाला को साफ़ कर रहे हैं। ठीक है, उनकी 2 बच्चियाँ थी, वो बच्चियाँ मतलब चारा काट रही है। वो तो चारा कल होता है, उससे चारा काट रही है। उनकी पत्नी चारा कल में चारा लगा रही है। 10 मिनट के बाद वो उधर से आए तो मतलब इतना हरा चारा साइकिल पर बांध के लेते हैं। तो मैं उस जगह बैठे बैठे ये सोचा कि ये जो इनकम है, ये इनकम एक व्यक्ति का आय नहीं है। ये इनकम अगर किसी का इससे 5 लीटर दूध का अगर उत्पादन होता है तो ये पूरे फैमिली का मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल सही तौर पर। और चूँकि हम लोग जिस पद पर हैं उसमें हम लोग को निर्णय लेने पड़ते हैं किसानों के लिए। कहीं कहीं किसानों का आवाज़ भी बनना पड़ता है, क्योंकि हम खुद भी किसान ही हैं, तो किसान के समस्या को हर जगह रखना पड़ता है। तो जब भी निर्णय लेने की बात आती है तो हमें वो सीन हमेशा याद आ जाता है कि नहीं, वो एक किसान का मामला नहीं है, ये मामला उस फैमिली का है। क्योंकि पूरे फैमिली के द्वारा ये मतलब किया जा रहा है, इससे आपको 5 लीटर दूध प्राप्त हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में बैठा हुआ सवाल है। क्या बात है। और कहते भी हैं कि जब परिवार साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे दर्शकों, लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला एक और छोटे से अंतराल का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।
थोड़े से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बिहान और हमारे खास मेहमान श्री संजय कुमार जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, जिनसे जो बातचीत का सिलसिला है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि डेयरी उद्योग में खास करके आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का जिक्र ज़रूर आता है। क्या है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसके विषय में जानना चाहूँगी। ये संस्था जो है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था के द्वारा ही संचालित होता है। एक व्यवस्था तो गांव में होती है जिसको हम लोग प्राइमरी सोसाइटी बोलते हैं, दूसरा जिला लेवल का है जिसको हम संघ बोलते हैं जो सेंट्रल कोऑपरेटिव के अंतर्गत आता है, और एक स्टेट कोऑपरेटिव के अंतर्गत आता है जिसको हम महासंघ बोलते हैं या यूँ कहें कॉम्फेड बोलते हैं। तो गांव स्तर पर जो हमारी सोसाइटी है वो 13 सदस्यीय कमेटी द्वारा संचालित होती है, जिसमें 50% जो सदस्य हैं वो महिला होती है और एक सचिव होता है जिसके पास उस समिति संचालन की पूरी जवाबदेही होती है, जैसे दूध का संग्रहण करना, किसानों को भुगतान करना। यूँ कहे जो समिति स्तर पर संघ और किसानों के बीच का वो कड़ी का काम करता है। दूसरे स्तर पर संघ होता है जिसकी जवाबदेही होती है, तो खास कर उस संघ में जो उसके संचालक मंडल होते हैं वो सोसाइटी से ही आते हैं। जैसे मैं चेयरमैन हूँ तो मैं किसी समिति का अध्यक्ष हूँ, तो जितने समिति के अध्यक्ष होते हैं उसी में से कोई संघ के संचालन करने के लिए भी बनाए जाते हैं। उसमें भी एक अपना बोर्ड होता है जो सोसाइटी के तरफ से 12 सदस्यीय बोर्ड का गठन होता है, निर्वाचन होता है, इसका निर्वाचन प्रक्रिया है, उससे संघ का संचालन होता है। फिर अभी पूरे बिहार में 8 संघ हैं, तो 8 संघ हैं, तो सारे संघ के जो अध्यक्ष हैं वो महासंघ के सदस्य होते हैं। फिर वहाँ उसके एमडी अभी वर्तमान में शिखा श्रीवास्तव जी हैं, उसके चेयरमैन जो पशुपालन सेक्रेटरी होते हैं वो पदेन चेयरमैन होते हैं, जो अभी वर्तमान में डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी अभी उसके चेयरमैन हैं। तो कुछ निर्णय संघ स्तर पर लिए जाते हैं, लेकिन वैसा निर्णय जिसमें पूरे बिहार को प्रभावित करे, जैसे मूल्य वृद्धि या अन्य वृद्धि, अन्य तरह का कोई किसानों की फैसिलिटी की बात होती है जो पूरे बिहार में लागू हो, तो वो महासंघ स्तर पर लिए जाते हैं, तो उसमें सारे चेयरमैन भी शामिल होते हैं। तो यही त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जी बिल्कुल, ये तो हमने संघ की बात की, प्रतिभा, लेकिन कई हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो डेयरी उद्योग से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो युवा डेयरी उद्योग में अपना करियर की संभावनाएं देखते हैं, करियर तलाशते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार डेयरी उद्योग से जुड़ सकते हैं? बहुत सिंपल प्रक्रिया है, वो अपने गांव के समितियों से जुड़े, वहाँ पर पशुपालन करें, वो 2, 4, 5 गाय, 10 गाय भी रख के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। सरकार के इसके द्वारा सब्सिडी भी आता है, फैसिलिटीज भी हैं। उसके अलावे कहीं किसी गांव में अगर सोसाइटी नहीं है तो वहाँ हम अगर सोसाइटी देते हैं तो कोई ना कोई युवा ही उसको संचालित करता है। फिर जो हम मार्केटिंग की व्यवस्था है हमारे यहाँ, अगर उसको जो आउटलेट सेंटर होते हैं जिसको सुधा मिल्क पार्लर बोला जाता है, वो भी हम किसी न किसी युवा को ही देते हैं। तो फिर जो रोज़गार है, नौकरी है डायरेक्ट, उसके भी वैकेंसियाँ निकलते रहती है, अभी हाल फिलहाल ही निकली थी। तो जिनका जो योग्यता है उस आधार पर आ सकते हैं और आते भी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात की आपने योग्यता की, तो क्या योग्यता होनी चाहिए एक छात्र में जो डेयरी उद्योग से वो जुड़ जैसे सके? विभिन्न योग्यता के लोग यहाँ पर कार्य करते हैं, जैसे कि क्योंकि प्लांट है तो टेक्निकल योग्यता होगा ही, ITI, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, खास के ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी टेक्नोलॉजी के लोग इसमें रहते हैं, वेटनरी डॉक्टर, MBA, इसी तरह के भिन्न भिन्न योग्यता के लोग यहाँ रहते हैं। सामान्य ग्रेजुएशन से भी लोग आते हैं, तो सारे योग्यता के लोग रखते हैं। तो सारा विभाग है, सारा सेक्शन है, तो सारे योग्यता के लोग तो रहेंगे। बिल्कुल, विभिन्न योग्यताओं के जो भी इच्छुक युवा हैं वो इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत ही सही बात कही आपने। संजय जी, क्योंकि वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते जानना चाहूँगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा उद्योग है, इसके जड़ में अगर कोई काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो वो है हमारे पशुपालक। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे पशुपालकों को? पशुपालक भाइयों को तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो आप इसे
व्यवसायिक रूप दें, क्योंकि आप इसको परंपरागत तरीके से जो व्यवसाय कर रहे हैं इसको बदलें और व्यवसायिक रूप दें। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन करें, क्योंकि हम लोगों ने आपको बाज़ार उपलब्ध कराया है, तो निश्चित रूप से इस बाज़ार का लाभ आपको तब मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप दूध का उत्पादन करेंगे। साथ में मैं उपभोक्ता बंधु को भी कुछ संदेश देना चाहूँगा, ज़रूर। जी बिल्कुल। क्योंकि जो भी उत्पादक हैं वो आप ही के आसपास पड़ोस के लोग हैं, आप ही के गांव से हैं। आप शहर में आ गए हैं ठीक है, लेकिन आप भी किसी न किसी गांव से आते हैं, आपके भाई ही दूध का उत्पादन कर रहे हैं। तो आपसे खास क्या आग्रह है कि आप सुधा का दूध का उपयोग करें, सुधा का प्रोडक्ट का उपयोग करें, क्योंकि आपसे जो भी पैसा हमें प्राप्त होता है उसमें 100 रुपये में 80 रुपये निश्चित रूप से हम आपके जो गांव में भाई हैं उन्हीं को भेजते हैं दूध के मूल्य के रूप में। तो ये आपका पैसा कहीं ना कहीं आपके पास जा रहा है। किसी भी प्राइवेट बिचौलियों से बचने का प्रयास करें और हम आपके लिए गुणवत्तापूर्ण दूध की आपूर्ति करते हैं, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट की आपूर्ति करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें आशा नहीं विश्वास भी है कि आप हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। क्या खूब कहा है प्रतिभा। हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही उम्दा संदेश है ये कि बिचौलियों से बचना है और साथ ही साथ जो डेयरी का उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उन्हें हम बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी की, उनकी गुणवत्ता की संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बखूबी संभाली जाती है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पूरी क्वालिटी के साथ हमारे सामने पेश होते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बात की डेयरी उद्योग की। चाहे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी मौसम हो, डेयरी उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे किचन तक पहुंच ही जाते हैं और एक अलग जायका हमारे किचन में ज़रूर लाते हैं। तो दर्शकों, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं कि कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम। तो फटाफट नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directordkpatna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव जो है वो निरंतर हम तक पहुंचाते रहिए। और संजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। फिलहाल आज के बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन छोड़े जाते हैं आपको स्वच्छ भारत गीत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।